सोमवार 6 अक्टूबर 2003, पायलट विली फुल्टन अलास्का के कफलिया झील के पास उड़ान भर रहा है। एक दिन पहले विली के दोस्तों टिम और एमी ने उसे समुद्र तट पर उन्हें लेने के लिए कहा था। विली अंततः उन्हें लेने के लिए उनके शिविर स्थल पर पहुंचा, लेकिन पाया कि भालू के अलावा वह क्षेत्र परित्यक्त था। इसलिए वह मुड़ा और अपने विमान तक पहुंचने के लिए रास्ते पर वापस चला गया और जैसे ही वह विमान तक पहुंचता है, वह मुड़ता है और उस भालू को देखता है जिसे उसने पहले देखा था। वह धीरे धीरे अपना सिर नीचे किए हुए रास्ते से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर विली उड़ान भरता है और भालू को भगाने की कोशिश में कैंपसाइट के ऊपर से उड़ता है और देखता है कि वही भालू मानव पसली पिंजरे से कुछ खा रहा है। यह कहानी है टिमोथी ट्रेडवेल की। बचपन से ही जानवरों से प्रेम करने वाले टिमोथी ने अपने एक करीबी दोस्त के समझाने के बाद भालू देखने के लिए अलास्का जाने का फैसला किया। टिमोथी ने गर्मी के मौसम में भालुओं का अध्ययन किया। टिमोथी को भालुओं के बेहद करीब जाने, कभी-कभी उन्हें छूने और भालू के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाना जाता था। इसके विपरीत पार्क अधिकारियों ने कहा कि वह भालू से दूरी, वन्यजीवों को परेशान करने और प्राकृतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के मामले में पार्क के हर नियम को तोड़ रहा था। लगभग शुरू से ही राष्ट्रीय उद्यान सेवा ने उनके व्यवहार के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की। अक्टूबर 2003 में टिमोथी और उसकी प्रेमिका एमी हुगुएनार्ड ने कटमाई राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। टिमोथी ने अपना शिविर सैल्मन नदी के पास स्थापित किया जहां जंगली भालू आम तौर पर भोजन करते हैं। उस शरद ऋतु में भोजन की कमी थी, जिसके कारण भालू सामान्य से भी अधिक आक्रामक हो गए थे। रविवार 5 अक्टूबर 2003 को दोपहर के आसपास सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच टिम और एमी ने सैटेलाइट फोन द्वारा अपने मित्र ज्वेल पालोवाक को सैटेलाइट फोन कॉल किया। टिमोथी ने बताया कि भालू से कोई समस्या नहीं है। इससे पहले उसी दिन टिम ने अपने पायलट मित्र विली फुल्टन से कहा था कि वह अगले दोपहर उन्हें समुद्र तट पर लेने के लिए अपना फ्लोट विमान ले जाए। अगले दिन एयर टैक्सी पायलट विली फुल्टन उन्हें लेने के लिए टिमोथी और हुगुएनार्ड के कैंपसाइट पर पहुंचे, लेकिन एक भालू को छोड़कर क्षेत्र को छोड़ दिया गया। खोजने के बाद वह देखता है कि एक भालू मानव पसली के पिंजरे से कुछ खा रहा है। हैरान विली ने पार्क अधिकारियों से संपर्क किया। कटमई पार्क रेंजर्स को दोपहर 1:35 बजे विली का फोन आया। शिविर स्थल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता हवाई जहाज है, इसलिए दोपहर 3:20 बजे रेंजर्स एक हवाई जहाज से प्रस्थान करते हैं। पार्क अधिकारियों ने किंग सैल्मन स्टेट ट्रूपर्स को भी घटना की रिपोर्ट दी और अनुरोध किया कि सैनिक टिम और एमी के शिविर के पास कफलिया झील में पार्क बचाव दल से मिलें। इस बीच विली ने विमान को झील के पश्चिमी किनारे पर शिविर से लगभग 1 मील पश्चिम में उतारा। शाम 4:26 बजे रेंजर्स झील पर पहुंचते हैं। विली फुल्टन के साथ एक त्वरित साक्षात्कार आयोजित करते हैं। फिर रेंजर्स सावधानीपूर्वक शिविर स्थल पर पहुंचते हैं। कुछ ही मिनटों में एक रेंजर ने पहाड़ी की चोटी के पास एक बड़े वयस्क भालू को देखा, जहां कैंपसाइट स्थित है। रेंजर्स किसी भी जीवित पीड़ित का पता लगाने में मदद करने के लिए और आसपास के किसी भी भालू को उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत करने के लिए चलते समय चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अचानक एक रेंजर चिल्लाता है, भालू! दाईं ओर इशारा करते हुए। उन्होंने देखा कि एक वयस्क भालू लगभग 20 फीट दूर समूह की ओर बढ़ रहा है। चारों इस उम्मीद में चिल्लाने लगे कि भालू उन्हें देख लेगा और दूर चला जाएगा, लेकिन वह उनके पास आता रहा। कोई अन्य विकल्प न होने पर रेंजर्स ने भालू पर गोली चलाना शुरू कर दिया। करीब 10 सेकंड बाद भालू की मौत हो जाती है। रेंजर्स शिविर की ओर आगे बढ़ते हैं और कुछ ही मिनटों में उन्हें शिविर स्थल के पास एक भालू द्वारा दबे हुए मानव अवशेष मिलते हैं, जो खराब दृश्यता वाले झाड़ियों वाले क्षेत्र में था। 2 तंबू खोजे गए,
एक गियर के लिए और मुख्य तंबू सोने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोनों ढह गए और फट गए। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि भालू ने पीड़ितों को मुख्य तंबू से खींच लिया था। इस मुख्य तंबू के सामने मिट्टी, घास और लकड़ियों का एक बड़ा ढेर था, जो 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा था। गंदगी के एक ढेर को हटाने के बाद रेंजर को ढेर से उभरी हुई उंगलियां और एक हाथ मिला। मुख्य तंबू के प्रवेश द्वार पर टिम और एमी दोनों के जूते भी साफ सुथरे रखे हुए पाए गए। वे चारों ओर देखना शुरू करते हैं जब उन्हें लगभग 15 फीट दूर एक बड़ा भालू दिखाई देता है जो उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर वे अभी-अभी चढ़े थे। भालू मुड़ने और झील की राह पर वापस चलने से पहले लगभग 2 सेकंड तक झिझकता है। कैंपसाइट के आसपास के क्षेत्र की खोज करने के बाद पता चलता है कि टिमोथी के पास क्या बचा था। उसका सिर रीढ़ के एक छोटे से टुकड़े से जुड़ा हुआ था और उसका दाहिना हाथ और हाथ पास में ही पड़ा हुआ था और उसकी कलाई घड़ी अभी भी बंधी हुई थी। इस बीच खोजकर्ताओं को एमी हुगुएनार्ड का शव मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह शांति से सो रही थी, सिवाय इसके कि टिम की तरह उसका शरीर ज्यादातर भालू द्वारा खा लिया गया था। बाद में दंपति के अवशेषों को एक हेलीकॉप्टर में लादा गया। अचानक लगभग 3 साल का एक छोटा भालू लगभग 30 फीट दूर। रेंजर्स ने हवा में चेतावनी के तौर पर गोली चलाई, हालांकि भालू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। झाड़ियों और लंबी घास के बीच से गुजरते हुए यह भालू रुक-रुक कर दिखाई दे रहा था। जैसे ही भालू ने समूह की ओर बढ़ना जारी रखा, रेंजरों ने भालू पर गोलियां चला दी और भालू मारा गया। घटनास्थल पर पाए गए वीडियो और स्टिल कैमरा उपकरण की बाद में अलास्का स्टेट ट्रूपर्स द्वारा जांच की गई, जिन्होंने पाया कि कैमरा बैग में मौजूद आखिरी 6 मिनट के वीडियोटेप में हमले की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई थी। टेप की शुरुआत एमी की आवाज़ से होती है, जो आश्चर्य से भर जाती है क्योंकि वह पूछती है कि क्या यह अभी भी वहाँ है। ऐसा लगता है कि टिम ने या तो उससे कैमरा सक्रिय करने का अनुरोध किया था या उसने सहज रूप से इसे स्वयं चालू कर दिया था। टिमोथी की आवाज़ अराजकता को चीरती हुई चिल्लाती है, यहाँ से बाहर निकलो। मुझ पर हमला किया जा रहा है। टेंट के जिपर की विशिष्ट ध्वनि आती है, जिसके साथ ही फ्लैप को खींचा जाता है। तंबू में हो रही बारिश के शोर, तेज हवा और भालू और टिम के बीच संघर्ष के बीच एमी की उन्मत्त आवाज आग्रह करती है, खेलो मर जाओ, इससे पहले कि वह एक बार फिर चिल्लाएं, मरे खेलो। एक घटनास्थल पर पाए गए वीडियो और स्टिल कैमरा उपकरण की बाद में अलास्का स्टेट ट्रूपर्स द्वारा जांच की गई, जिन्होंने पाया कि कैमरा बैग में मौजूद आखिरी 6 मिनट के वीडियोटेप में हमले की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई थी। टेप की शुरुआत एमी की आवाज़ से होती है, जो आश्चर्य से भर जाती है क्योंकि वह पूछती है कि क्या यह अभी भी वहाँ है। ऐसा लगता है कि टिम ने या तो उससे कैमरा सक्रिय करने का अनुरोध किया था या उसने सहज रूप से इसे स्वयं चालू कर दिया था। टिमोथी की आवाज अराजकता को चीरती हुई चिल्लाती है, यहाँ से बाहर निकलो। मुझ पर हमला किया जा रहा है। टेंट के जिपर की विशिष्ट ध्वनि आती है, जिसके साथ ही फ्लैप को खींचा जाता है। तंबू में हो रही बारिश के शोर, तेज हवा और भालू और टिम के बीच संघर्ष के बीच एमी की उन्मत्त आवाज आग्रह करती है, खेलो मर जाओ, इससे पहले कि वह एक बार फिर चिल्लाएं, मरे खेलो। एक संक्षिप्त चुप्पी छा जाती है। आसपास के क्षेत्र में एमी के चिल्लाने और चिल्लाने से भालू डर गया, जिससे उसने अपना हमला बंद कर दिया। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद एमी और टिम यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या भालू वास्तव में क्षेत्र छोड़ चुका है। एक चिकित्सक के सहायक के रूप में अपने प्रशिक्षण के साथ यह संभव है कि एमी ने टिम से संपर्क किया हो। हालांकि टेप पर कैद ऑडियो से संकेत मिलता है कि भालू वापस लौट आया है।
जिससे एमी को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके बाद टिम को हताशा में चिल्लाते हुए सुना जा सकता है कि मृत का किरदार निभाना प्रभावी नहीं है और वह उससे भालू को मारने की विनती कर रहा है। तंबू पर बारिश के ढोल की आवाज हवा के साथ मिलकर आसपास के शोर को कम कर देती है। फिर भी एमी की आवाज कटती है और आग्रह करती है, वापस लड़ो। कुछ क्षण बाद उसे चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, रुको, चले जाओ, या शायद भाग जाओ। उसी समय फ्राइंग पैन की तेज आवाज भालू के सिर से टकराती है, साथ में टिम के कराहने की आवाज भी आती है। हमले के दौरान इस समय ऐसा माना जाता है कि भालू ने टिम के सिर पर अपनी पकड़ छोड़ दी, जिसे उसने अपने जबड़ों में पकड़ रखा था, और इसके बजाय उसके ऊपरी पैर को पकड़ लिया। तेज तूफान के बीच एमी की घबराई हुई चीखें गूंज रही थी, जबकि टिम की आवाज स्पष्ट रूप से उससे आग्रह कर रही थी, एमी, दूर हो जाओ, चले जाओ। यह जानते हुए कि वह मौत का सामना कर रहा है, टिम की प्राथमिकता एमी को उसी गंभीर भाग्य से बचाने पर केंद्रित हो गई। जैसे ही टेप समाप्त होता है, एमी की चीखें नाटकीय रूप से बढ़ जाती हैं। शिकारी इसे एक शिकारी कॉल की आवाज के रूप में संदर्भित करते हैं, जो एक छोटे, घायल जानवर की संकटपूर्ण चीख की नकल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो अक्सर भालू को लुभाती है। जीव विज्ञानी अनुमान लगाते हैं कि एमी की चीखों ने भालू को पीछे खींच लिया होगा, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस वीडियो टेप का ऑडियो खंड लगभग 6 मिनट तक चलता है, जिसमें टीम की चीखें और दलीलें उस अवधि के लगभग 2/3 हिस्से तक सुनाई देती हैं। कुछ दर्दनाक चोट पीड़ितों के विपरीत, जिन्होंने सदमे से प्रेरित स्वप्न की स्थिति में जल्दी ही दम तोड़ दिया, टिम के अंतिम क्षणों को एक स्पष्ट जागरूकता द्वारा चिह्नित किया गया था, क्योंकि वह अपने अस्तित्व के लिए सख्त संघर्ष कर रहा था। भालू लगभग चुपचाप चलता है, केवल हल्की गुर्राहट और कभी-कभार घुरघुराने से शांति भंग होती है, जिससे स्थिति की भयावहता बढ़ जाती है। भालू द्वारा टिम को घसीटे जाने की ठंडी आवाजें, साथ ही उसकी चीखों की दूर तक सुनाई देने वाली गूंज से पता चलता है कि उसे झाड़ियों में खींचा जा रहा है और कैंपसाइट से दूर ले जाया जा रहा है। शुक्रवार, 8 अक्टूबर 2003 को जांचकर्ताओं के पहली बार पहुंचने और 2 भालुओं को मारने के 2 दिन बाद बड़े भालू की शव परीक्षा की गई, जहां यह पता चला कि पेट और पाचन तंत्र में मानव अवशेष और कपड़ों के फटे हुए टुकड़े थे। मानव अवशेषों वाले 4 कचरा बैग हटा दिए गए। छोटे छोटे भालू को अन्य भालुओं ने खा लिया था और केवल सिर ही बचा था, इसलिए इस बात का कोई निर्धारण नहीं किया जा सका कि क्या इस युवा भालू ने पीड़ितों की मौत या उपभोग में कोई भूमिका निभाई थी। उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों ने पर्यावरण और संरक्षण समुदायों को सदमे में डाल दिया। टिमोथी की मृत्यु ने जंगली जानवरों के साथ निकट संपर्क में निहित संभावित खतरों की एक स्पष्ट याद दिला दी, चाहे कथित संबंध कितना भी गहरा क्यों न हो। इसके बाद वन्य जीवन के प्रति टिमोथी के दृष्टिकोण के बारे में बहस तेज हो गई। क्या वह एक लापरवाह उत्साही व्यक्ति था जिसने अनावश्यक जोखिम उठाया, या प्रकृति का गलत समझा जाने वाला समर्थक था? एक तरफ कुछ लोगों ने तर्क दिया कि टिमोथी ने प्रकृति के साथ एक आदर्शवादी लेकिन त्रुटिपूर्ण रिश्ते को प्रदर्शित किया, जबकि अन्य ने उनके काम को सीमाओं को लांघने के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में देखा। तो हमें टिमोथी ट्रेडवेल के बारे में बस इतना ही मिला, और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यदि आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो सदस्यता बटन दबाएं, और यदि आपको कुछ कहना है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें।